नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ को नहीं दे सकते। फेसबुक प्रमुख जकरबर्ग को कांग्रेस की चिट्ठी, बीजेपी सांसद भड़के। 20 अगस्त को प्रशांत भूषण के समर्थन में देश भर में जुटेंगे लोग। शिवराज का ऐलान, अब केवल राज्य के बच्चों को ही सरकारी नौकरी। अमित शाह एम्स में भर्ती, कुछ ही दिन पहले लौटे थे मेदांता से। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश, यदि आप गोदी मीडिया को मानते हैं कि वो विश्वसनीय नहीं है, खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वो याचिका खारिज कर दी जिसमें पीएम केयर्स फंड से राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र करने की मांग की गई थी। अदालत ने इस अहम फैसले में कहा है कि इस कोष का गठन एक खास मकसद से किया गया है और ये चैरिटेबल फंड है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा कि सरकार चाहे तो पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के कहने का मतलब ये है कि ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ को दे या न दे, उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन ने याचिका में कहा था कि पीएम केयर्स फंड में जमा हुए सारे पैसे एनडीआरएफ को दे दिए जाएं, भविष्य में जमा होने वाले पैसे भी उसे ही दिए जाएं। याचिका में यह भी कहा गया था कि पीएम केयर्स फंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है। पीएम केयर्स फंड की स्थापना 28 मार्च 2020 को हुई थी। प्रधानमंत्री इसके पदेन प्रमुख हैं। इसमें रक्षा, गृह और वित्त मंत्री पदेन ट्रस्टी हैं। याद दिला दें कि पीएम केयर्स फंड पर शुरू से ही विवाद रहा है और कई बार कई गैर सरकारी संगठन इसके मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सबसे बड़ा मामला इसकी गोपनीयता को लेकर है। सरकार का कहना है कि इस फंड का ना तो इसे सीएजे के तहत रखा जाएगा और ना ही इसके बारे में कोई सूचना किसी को दी जा सकती है। इतना ही नहीं, सरकार इस पर इतनी गोपनीयता बरत रही है कि उसने आरटीआई आवेदन पर टका सा जवाब देते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि शीर्ष कोर्ट के फैसले से पीएम केयर्स फंड को लेकर राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद सच्चाई दिखती है। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड से अब तक कोरोना की लड़ाई में 3100 करोड़ रुपए की सहायता की गई है, जिसमें से 2000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए हैं और 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उनका उत्तर नहीं है। अगर बीजेपी और केंद्र सरकार ये समझ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब पीएम केयर्स फंड पाक साफ हो गया है, उस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता, तो ये उनकी खुशफहमी है। क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं, दो प्रमुख सवाल हैं। एक तो पारदर्शिता को लेकर कि इस फंड में कहाँ से कितना पैसा आ रहा है और कहाँ किस तरह से खर्च हो रहा है, इसके बारे में सरकार कुछ नहीं बता रही। रविशंकर प्रसाद ने जो 3100 करोड़ का डिटेल दिया है, वो भी बहुत कुछ बातें नहीं बता रहा है कि आखिरकार 31 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए किनको ठेके दिए गए, किस तरह से दिए गए और जो वेंटिलेटर आए हैं वो सचमुच में कारगर हैं या नहीं, क्योंकि एक विशेषज्ञ कमेटी इनको खारिज भी कर चुकी है। दूसरी बात यह कि कुल कितना पैसा आया है और डोनेशन देने वाले कौन लोग हैं, इसका भी कोई पता सरकार नहीं दे रही है। तो इसका मतलब है कि अनावश्यक गोपनीयता बरती जा रही है या
गोपनीयता किन्हीं और कारणों से बढ़ती जा रही है। सरकार को इस फंड का इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए करना है, ये एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा सवाल है कि इसका ऑडिट के लिए सरकार तैयार नहीं है। एक ऐसा ऑडिट जो निष्पक्ष हो और पारदर्शी ढंग से हो, उसके लिए वो तैयार नहीं है। उसने अपना एक ऑडिट रखा है और उसका जुड़ाव भी बीजेपी के साथ रहा है, इसलिए इस पूरे ऑडिट पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कोई ऐसा फैसला नहीं है जिससे पीएम केयर्स फंड को लेकर बने जो संदेह हैं वो खत्म होते हों। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नफरत फैलाने वाली पोस्ट को फेसबुक प्लेटफॉर्म से नहीं हटाने का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। इस बारे में कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग को एक कड़ी चिट्ठी लिखी है और उनके भारतीय अधिकारियों की शिकायत की है। जांच पूरी होने तक फेसबुक के मौजूदा भारतीय अधिकारियों को हटाकर नई टीम बनाने की मांग भी की गई है। दरअसल अमेरिकी पत्र अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर में कहा था कि फेसबुक ने तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की मुस्लिम विरोधी पोस्ट को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि इससे कंपनी के व्यापार पर असर पड़ता। खबर के मुताबिक फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकी दास ने कहा था कि ऐसा करने से कंपनी के बिजनेस प्रॉस्पेक्ट पर बुरा असर पड़ेगा और बीजेपी के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। ऐसे कम से कम 3 और मामले थे। इसके साथ ही खबर में यह भी कहा गया था कि फेसबुक ने चुनाव में बीजेपी की मदद की थी। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि फेसबुक के भारत में कार्यरत अफसर ने एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाया। कांग्रेस की चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि बीजेपी नेताओं के साथ फेसबुक की मिलीभगत है और कंपनी इन नेताओं के हेट स्पीच को लगातार बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक पर भारत के आंतरिक लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में इस खबर के छपने के बाद उसे वहां से हटा लिया गया है। इससे ये साबित होता है कि फेसबुक अपनी गलती मानता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इसके पहले भी निष्पक्षता नहीं बरतने के मुद्दे पर फेसबुक और व्हाट्सएप के अधिकारियों से कई बार वो कह चुका है। के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि वो ऐसी ही एक बैठक में मौजूद थे लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि कंपनी इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय जांच कराए और उसकी रिपोर्ट फेसबुक के निदेशक मंडल को दे। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करें। कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण मांग ये भी की है कि 2014 के बाद से अब तक इस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए सभी हेट स्पीच का पता लगाया जाए और उसकी जानकारी भी दी जाए। वहीं कांग्रेस सांसद और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन शशि थरूर के एक बयान के बाद बीजेपी भड़क गई है। थरूर के इस बयान पर कि ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर को लेकर फेसबुक के अधिकारियों को तलब कर सकते हैं, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे बिगड़ गए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि शशि थरूर को फेसबुक अधिकारियों को तलब करने का दावा करने से पहले संसद की स्थायी समिति में इसे लेकर चर्चा करनी होगी। इन मुद्दों को वे सीमित समिति के नियमों के मुताबिक ही उठा सकते हैं। इस तरह की खबरें भी हैं कि दुबे ने बीजेपी के सांसदों और IT से संबंधित स्थायी समिति में शामिल सहयोगी दलों के सांसदों से भी कहा है कि वे शशि थरूर के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखें। तो मामला कुल मिलाकर यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस रहस्योद्घाटन के बाद बीजेपी में बड़ी बेचैनी है और वो किसी भी तरह की जांच न हो इसके लिए पूरी प्रयासरत है। संसदीय जांच समिति मंजूर नहीं है। इस जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, अगर वो तलब कर रही है फेसबुक को बुलाना चाहते हैं तो उसमें भी एतराज़ पहले से ही जाहिर कर दिए गए हैं। तो ये लगातार खबरें आती रही हैं कि बीजेपी और फेसबुक में किसी तरह की सांठ-गांठ है और इसीलिए बीजेपी नेताओं की जो हेट स्पीच वाली पोस्ट होती हैं उनको हटाया नहीं जाता है और ये पहले भी दूसरे तरह से भी इस तरह की शिकायतें आती रही हैं। जो कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसे इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस ने लिखी है, बल्कि जो हेट स्पीच का मामला है, जो हमारे अंदरूनी राजनीति में दखल का मामला है, जो चुनाव को प्रभावित करने का मामला है, और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है बल्कि फेसबुक पर ये आरोप अमेरिका में भी लग रहे हैं और यूरोप में भी लग रहे हैं और दूसरे कई और देश
जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो फेसबुक पर बड़े कड़े नियम भी बनाने की बात हो रही है, इसीलिए यूरोप में भी जर्मनी और फ्रांस ने भी बहुत ही कड़े नियम बना लिए हैं और उनको इन्फोर्स कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको राजनीति से हटाकर एक राष्ट्रीय हित के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले की जांच हो, सरकार जांच करवाए, संयुक्त संसदीय जांच समिति इसकी जांच कर सकती है और इसके बारे में सुझाव भी दे सकती है कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ न करें जिससे हमारी राजनीति में उनका दखल बढ़े और उनके ज़रिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका दखल बढ़े और जो दूसरे देश हैं वो भी दखल दें हमारे चुनावी प्रक्रिया में, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और हमारी राजनीति में। तो ये बड़े सवाल हैं जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर से उठे हैं। ये सवाल नए नहीं हैं, ये सवाल पहले भी उठते रहे हैं, अब नए सिरे से उठे हैं। तो ज़रूरी है कि इनको गंभीरता से लिया जाए और ये देश की सुरक्षा से भी जुड़ा मसला है, क्योंकि फेसबुक बहुत सारी जानकारियां हमारी ऐसी ले रहा है और दूसरों को दे भी रहा होगा जिससे हमें नुकसान हो सकता है। आप एनालिटिका की आप याद करें, उसके ज़रिए डाटा की खरीद फरोख्त फेसबुक ने की थी और उसका बड़ा बावेला मचा था। अब यह है कि हमारी स्मृति से ऐसी चीज़ें जल्दी निकल जाती हैं, इसलिए हम उनका ध्यान नहीं रखते। लेकिन फेसबुक हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो और व्हाट्सएप हो, ये तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो हमारे देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। अब अगली खबर लेते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि ये कोर्ट की अवमानना से जुड़ा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जुड़ा है और इसको लेकर पूरे देश में एक आंदोलन सा खड़ा हो रहा है। प्रशांत भूषण से जुड़े अवमानना मामले में जिस तरह से स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई है उस पर अब बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गहरी चिंता जताई है। इस मामले में इसने मंगलवार को एक बयान जारी किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि जिस तरह से अवमानना कार्रवाई की गई है उससे संस्था की प्रतिष्ठा बने रहने से ज़्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना है। इसने कहा है कि कुछ ट्वीट से सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। 1500 से ज़्यादा वकीलों ने भी प्रशांत भूषण के समर्थन में बयान जारी किया है। उन्होंने प्रशांत भूषण के पक्ष में बयान जारी किया है और कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है ताकि न्याय की हत्या ना हो। बयान में वकीलों ने कहा कि अवमानना के डर से खामोश बार से सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और आखिरकार ताकत कम होगी। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना के 2 मामले चल रहे हैं। एक मामला है सुप्रीम कोर्ट और पिछले 4 जजों पर ट्वीट को लेकर। दूसरा मामला है 2009 में सुप्रीम कोर्ट के 16 में से आधे मुख्य न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का। ट्वीट वाले ताज़ा मामले में प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया गया और 20 अगस्त को सज़ा सुनाई जानी है, जबकि दूसरे मामले में अभी सुनवाई जारी है। वहीं 20 अगस्त को देश भर में सभी प्रशांत भूषण के समर्थन में एकजुटता दिखाने के लिए हम देखेंगे नाम से एक कैंपेन किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी लोगों से जुड़ने के लिए अनुरोध किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के साथ बाबा साहेब आम्बेडकर जैसी किसी हस्ती की प्रतिमा पर एकत्रित हों और समर्थन दिखाएं। इसके साथ ये भी कहा गया कि 20 अगस्त को प्रशांत भूषण पर फैसले के बाद वो खुद जूम के जरिए सभी लोगों को संबोधित करेंगे। बता दें कि प्रशांत भूषण को दोषी ठहराने का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। देश भर में इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। 12 पूर्व न्यायाधीशों समेत 3000 लोगों ने भी एक बयान पर हस्ताक्षर करके एकजुटता दिखाई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया जा रहा है। तो अब प्रशांत भूषण को जिस तरह से उनके मामले को उठाया गया अचानक और उसके बाद सुनवाई की गई और फिर उसका ये भी तय कर दिया गया कि वो दोषी हैं और अब सज़ा सुनाई जाएगी, तो इसको लेकर पूरे देश भर में बेचैनी है। न्यायिक क्षेत्र में तो है ही, तमाम न्यायाधीश, वकील सब एकजुट हो रहे हैं। देश के दूसरे हिस्सों में बुद्धिजीवी भी इसके पक्ष में हैं कि प्रशांत भूषण के मामले को इस तरह से हैंडल नहीं किया जाना चाहिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला उस तरह से नहीं बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को लेकर कटघरे में है। पूरे देश में एक आंदोलन जैसा माहौल बनता जा रहा है। हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हज़ारों लोगों ने प्रशांत भूषण के उन ट्वीट को जिन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हें बार बार रीट्वीट किया है, फेसबुक पर शेयर किया है। इसका मतलब है कि वो असहमत हैं और
प्रशांत भूषण के साथ हैं, और अगर प्रशांत भूषण को सज़ा होती है तो वो भी वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आखिरकार उन्होंने भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, अगर कोर्ट की परिभाषा के हिसाब से चला जाए तो ये एक तरह का, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में व्यवहार किया है, ये हम देख रहे हैं एक विद्रोह सी पनप रहा है पूरे देश भर में। विरोध प्रकट कर रहे हैं लोग, और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, दोबारा विचार करना चाहिए। पुनर्विचार याचिका प्रशांत भूषण दायर कर ही रहे हैं, और ये एक मौका होगा जब सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती को सुधार सकते हैं और आगे के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बना सकती है जिससे कि इस कानून का कभी दुरुपयोग ना हो। और अब अगली खबर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएंगी, और इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। चौहान ने वीडियो संदेश जारी करके कहा, आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएंगी। उन्होंने कहा, इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश का संसाधन राज्य के बच्चों के लिए है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रदेश के उत्थान में सम्मिलित करना है। वहीं इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ये आगामी उपचुनाव को देखते हुए मात्र चुनावी घोषणा बनकर न रह जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए, अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, हमने युवा स्वाभिमान योजना लागू करके युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। आपकी 15 साल की सरकार में प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति रही, ये किसी से छिपी नहीं। युवा हाथों में डिग्री लेकर नौकरी के लिए दर दर भटकते रहे। हालांकि सरकारी नौकरियों और सेवाओं में सिर्फ राज्य के निवासी का युवाओं को अवसर देने के शिवराज सरकार के ऐलान पर कानून के जानकारों ने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि राज्य सरकार के अधिकार में ऐसा करना है ही नहीं। तो एक बहुत ही विवादास्पद निर्णय है। उपचुनाव होने वाले हैं 26 या 27 सीटों की, और उसको लेकर ये चुनावी तैयारी, चुनावी घोषणा की गई है। प्रदेश के लोगों को ही, युवाओं को ही सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो सबसे पहले सवाल तो ये होना चाहिए कि सरकार कितनी नौकरियां क्रिएट कर रही है और कितनी नौकरियां सरकारी उसने ख़त्म की हैं, क्योंकि लगभग 15 साल के शासन में शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ किया है नौकरियों के फ्रंट पर, बेरोज़गारों को रोज़गार देने के फ्रंट पर, और सरकारी नौकरियां बढ़ें इसके लिए क्या किया है। पहले तो उनसे ये सवाल किया जाना चाहिए, जब सरकारी नौकरियां होंगी ही नहीं तो युवाओं को वो क्या देंगे, और युवाओं के लिए उसको रिज़र्व करके युवाओं को क्या हासिल होगा। तो एक भ्रम, एक मुगालता, एक झूठ और एक बरगलाने की कोशिश, भ्रमित करने की कोशिश कि सरकार आपका ख्याल रख रही है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि नौकरियां सरकार लगातार ख़त्म करते जा रही है। तो ऐसे में ये एक तो एक मोर्चा है, दूसरा चुनाव में इसका इस्तेमाल करना है। कमलनाथ थे जब मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस तरह की घोषणा की थी। कई और राज्यों के मुख्यमंत्री इस तरह की घोषणा कर चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कर चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कर चुके हैं। लेकिन क्या ये भारत जैसे देश में, जहां एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर लोग काम करते हैं, क्या वो दीवारें खड़ा करने का काम शुरू कर दिया गया है? क्या हम हर राज्य की दीवारें ऊंची कर रहे हैं जिससे एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जाकर काम न कर सकें? ये कई ऐसे सवाल हैं जिन पर विचार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उसके केंद्रीय नेतृत्व को, और फिर उसके बाद इस तरह की पॉलिसी डिसीजन, नीति संबंधी घोषणाएं की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक भ्रम क्रिएट करेगा, टकराव भी होगा एक प्रदेश के से लोगों से दूसरे प्रदेश के लोगों में, उनमें वैमनस्य भी पैदा हो सकता है, होगा ही। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसे राजनीति में इस्तेमाल करना बहुत ख़तरनाक ट्रेंड कहा जा सकता है, और इस पर रोक लगना चाहिए। और इसकी कानूनी वैधता क्या है, ये तो आप कानून के जानकार ही बताएंगे। निश्चित रूप से इसको चैलेंज भी किया जाएगा कोर्ट में, तब पता चलेगा कि ये इस घोषणा को धरातल पे लाने में कितना वास्तविकता है, कितना यथार्थपरक है। और अब आज की अंतिम खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती हो गए हैं। उन्हें सोमवार रात को 2 बजे अस्पताल ले जाया गया। अमित शाह कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और उन्होंने मेदांता अस्पताल में इलाज कराया था। वहाँ कुछ दिन भर्ती रहने के बाद पिछले शुक्रवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद गृह मंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार वे कुछ दिन तक होम आइसोलेशन पे रहेंगे।
इसके बाद उन्हें अब फिर से भर्ती कराया गया है। एम्स के मीडिया विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर आरती विज ने कहा है कि गृह मंत्री ने पिछले 3-4 दिनों में से थकान और शरीर में दर्द होने की शिकायत की है। शाह को प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया है। शाह को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में एक टीम उनकी सेहत पर नज़र रख रही है। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर हुए कार्यक्रम में भी शाह नहीं गए थे और उन्होंने अपने सरकारी आवास पर ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। कोरोना संक्रमित होने के कारण अमित शाह अयोध्या में हुए राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो सके थे। तो अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंताएं प्रकट की जाती रही हैं। पिछले 1.5 साल से लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर खबरें आती रही हैं, अफवाहें उड़ती रही हैं और उनका खंडन भी होता रहा है। लेकिन ये एक के बाद एक दूसरी बार उनका अस्पताल में दाखिल होना, पहले मेदांता में और अब एम्स में, निश्चित रूप से इससे संदेह के बीच पैदा होते हैं, लोगों के मन में संदेह पैदा होते हैं कि आखिरकार देश के गृह मंत्री क्या पूरी तरह स्वस्थ हैं भी कि नहीं, वो इतने स्वस्थ हैं कि नहीं कि देश का आंतरिक जो तंत्र है उसको ठीक ढंग से चला सकें। अगर वो उनको रेस्ट देने की ज़रूरत है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए ताकि देश का कामकाज प्रभावित ना हो। उनकी जिम्मेदारियां क्या फ़िलहाल किसी और को दी जा सकती हैं, किसी और मंत्री को, या कोई नया व्यक्ति भी लाया जा सकता है। तो ये इस पर पूरा विचार होना चाहिए कि एक तरफ गृह मंत्री के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए और दूसरी तरफ देश सुचारू रूप से चलता रहे, इसका भी इंतज़ाम होना चाहिए। और अब कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी दे दें आपको बुलेटिन के अंत में। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 27 लाख के पार चला गया है। मॉस्को में रूसी वैक्सीन के डेवलपर के संपर्क में भारत है और हमारा दूतावास उनके संपर्क में है। हमारी कई कंपनियां रूसी वैक्सीन के बारे में जांच पड़ताल कर रही हैं ताकि अगर वो ठीक है तो उनको ख़रीदा जाए, यहाँ मैन्युफैक्चर किया जाए और भारतीयों को लगाया जा सके वो टीका। और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 19 लाख के पार पहुँच गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।